हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वैसे तो कनाडा आपको बहुत सुंदर लग रहा होगा, लेक्स, नेचर, एवरीथिंग। बट क्या आप जानते हैं कि घर यहाँ पे कितने एक्सपेंसिव हो चुके हैं? यहाँ पे घर अफोर्ड करना एक बहुत बड़ी बात हो चुका है। तो ये सब बातें छोड़ते हैं, सीधा बात करते हैं कि प्रोसेस के बारे में। अगर आपको यहाँ के घर लेना है तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे? तो गाइज़ पहले ये बात कर लेते हैं कि वी आर एक्चुअली वे अहेड ऑफ द टाइम्स। जब एक टाइम पे हमें सिर्फ $500,000 में एक घर आ जाता था, ईएमआईज़ ईज़िली निकल जाती थी और और भी खर्चे मेंटेन हो जाते थे। बट अब ऐसा थोड़ा-सा मुश्किल हो गया है। अब $1 मिलियन से कम से तो कुछ आता ही नहीं है, अगर आप एक अच्छी लोकेलिटी में घर लेना चाहते हैं। तो $1 मिलियन के घर के लिए मॉर्गेज अप्रूवल भी थोड़ा अलग हो चुका है। तो अब आपकी जो हाउस होल्ड इनकम है वो कम से कम 300,000 तो होनी ही चाहिए। उसके बेसिस पे ही आपका जो मॉर्गेज है वो अप्रूव होता है। बाकी और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री है, देयर आर अदर सो मेनी फैक्टर्स जो कि बैंक है या जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो चेक करता है। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं। तो आपके पास रेडी होनी चाहिए 20% ऑफ द डाउन पेमेंट, जो कि आपको उस घर के लिए करनी है। और जो लोग अपनी फर्स्ट प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वो 5% डाउन पेमेंट भी करते हैं। बट उसकी जो कैलकुलेशन है वो डिफरेंटली होती है। और उसके बाद आपके पास रेडी होनी चाहिए आपकी क्लोजिंग कॉस्ट, जिसमें आपके आते हैं टाइटल ट्रांसफ़र टैक्स, आपका इंस्पेक्शन टैक्स, आपकी बाकी इंश्योरेंसेस, जो कि अप्रॉक्स $1 मिलियन के घर पे आ जाता है आपको $30,000, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट। और उसके बाद भी आपके पास कम से कम 30-40 हज़ार अलग से होने चाहिए। लेट्स सपोज इफ यू आर मूविंग इन अ न्यू हाउस, यू नीड टू मेंटेन इट, यू नीड टू repair it, you need to put some kind of stuff in it. So this is very important. उसके बाद आपकी जो है वो ईएमआई कैलकुलेशन की बात आती है। ईएमआई कैलकुलेशन जो है दैट इज़ बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ योर हाउस, कि आप कितने का घर ले रहे हो। अब मानो आपका $1 मिलियन का घर है, जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे, तो कम से कम अगर मैं 4% के हिसाब से कैलकुलेट करूँ, इंटरेस्ट अगर मैं कैलकुलेट करूँ, तो आपकी जो ईएमआई है वो $4,200 पर मंथ के हिसाब से बनती है। और जो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है वो 4.69 से लेकर 6.59% तक के हैं। तो इट डिपेंड्स कि आपका मॉर्गेज कहाँ से अप्रूव हो रहा है, तो उसी हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है और आपकी ईएमआई भी कैलकुलेट होगी। तो घर खरीदना यहाँ पे अब थोड़ा-सा मज़ाक नहीं रह गया है, बट इट्स अ ह्यूज एंड वन एक्सपेंसिव प्रोसेस टू बाय अ हाउस हियर। बाकी ऐसा है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको एक अपस्केल नेबरहुड में ही घर लेना है। आप थोड़ा-सा छोटे टाउन्स को भी चूज़ कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपका जो बिज़नेस है या जो आपकी जॉब है उसके आस-पास है, या आप कम्यूट कर सकते हैं ईज़िली, तो वहाँ पे घर थोड़े से आपको सस्ते भी मिल जाएँगे। यानी 700,000 से लेकर 8 या 8,500,000 तक। तो दैट इज़ अगेन नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस, बट येस इट इज़ अगेन अ डिफरेंस, बिकॉज़ जब हमें एक ईएमआई पे करनी पड़ती है महीने में अपनी पॉकेट से, तो बहुत बड़ा अमाउंट लगता है। और यहाँ पे जो टैक्सेस हैं वो आजकल बढ़ते जा रहे हैं। और बात करें अगर ईएमआईज़ की, वो भी अब बढ़ रही हैं। अगर बात करें वेरिएबल जो ईएमआई भरते थे, उनकी भी ईएमआईज़ काफ़ी बढ़ चुकी हैं। जो फिक्स्ड ईएमआईज़ भरते थे, उनकी भी जो ईएमआई है काफ़ी बढ़ चुकी हैं। और इट इज़ सब इसको फ़ोरकास्ट ऐसे कर रहे हैं कि और भी आगे जाके बढ़ने। तो मुझे ख़ैर वहाँ से वापस आना पड़ा, बहुत काफ़ी मतलब बारिश होने लग गई थी। इन द एंड मैं ये कहना चाहूँगी कि ठीक है, एक तो चलो घर महँगे हो रहे हैं। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे घर अवेलेबल भी नहीं है। लेट्स सपोज़ अभी अगर कोई घर अफ़ोर्ड नहीं कर सकता है, तो उसको तो रेंट पे रहना पड़ेगा ना। तो ब्रैम्पटन में बहुत सारे मैं ऐसे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की कहानियाँ सुन रही हूँ, जिनको वहाँ आने पे घर नहीं मिल रहा है रेंट पे रहने के लिए। तो थोड़ा-सा क्राइसिस वाला सिचुएशन है, बट उम्मीद है कि ये आने वाले टाइम में सुधर जाएगा। और सब लोग यहाँ पे इज़िली घर को अफ़ोर्ड कर पाएँगे, व्हिच इज़ अगेन one dream of all the immigrants, and I would say all the best and have a good life.